I think we can start, and whoever else wants to join in can join in between. As far as the recording is concerned, I have put it on recording, so yeah, I guess we can start. So for today's topic, we selected to discuss on children's psychiatry, and that is something you have seen a lot of disorders on first aid, and looking at their names, they seem quite similar to each other. But in today's lecture or session, we will discuss the segregate things like what are the peculiar things related to those disorders and how we can distinguish them on exam, like how the question appears on step 1 exam. So we'll be studying according to that. Moving on to our first slide. I hope the next slide is visible to all of you. So first of all, we will be discussing the child abuse. So the concept of child abuse on USMLE is quite broad. Like when you talk about the child abuse in your home country or local system, so it's only about the sexual abuse or physical abuse. But in the Western countries or in general, the child abuse is not only associated with harassment or some sort of sexual or physical advances, but it is also it also includes neglect or ignoring the child. Like if the parent is not able to provide their child with good education, if they are not able to provide their child with good home or a good eating thing like the eating goods or any sort of a good environment, all these come under child abuse. And that is the reason you might have seen in a lot of Hollywood movies and dramas and things going on, they arrest parents, and especially when the people go from Western countries to European countries, they face a lot of cases regarding child abuse and these sort of like police पकड़ के ले गई and everything. तो वो जो जिस उसकी बेस होती है वो चाइल्ड निग्लेक्ट होती है. तो चाइल्ड निग्लेक्ट में सारी चीजें आ जाती हैं जिनकी वजह से चाइल्ड इज अफेक्टेड. आइदर इट इज बिकॉज ऑफ फूड, बच्चे को आप अच्छे से फूड नहीं खिला रहे हो, या बच्चे को आप प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे हो, या आप उसकी स्कूलिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो, या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो जिसकी वजह से बच्चे को नुकसान पहुंचता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज दिस वन मूवी जिसमें वो मदर जो है वो अपने बेटे को वो लाइक जो हम अपने नजर उतारने के लिए वो जो एक तरह से धुआं देती हैं वो देती है, एंड द पुलिस कम्स एंड अरेस्ट द मदर बिकॉज दिस smoke is dangerous to the child, and that comes under the thing of child neglect. So I hope you got the concept. So whenever you see a question and बेशक वो आपको देखने में ठीक लग रहा हो, लेकिन आपने उसको एवेलुएट लाजमी करना है कि आइदर वो चाइल्ड निग्लेक्ट के जुमरे में आ रही है चीज या नहीं आ रही. सिंपल अपने कॉन्सेप्ट्स की बेस पर आपने उसको ये नहीं बोल देना कि अच्छा ये चाइल्ड निग्लेक्ट नहीं है, ये तो मदर की केयर है या अफेक्शन है या एनीथिंग. सो मेक श्योर यू डू केयर अबाउट दिस. फिर उसके बाद आ जाती है फिजिकल एब्यूज. और फिजिकल एब्यूज जरूरी नहीं है कि इंटेंशनल हो, अनइंटेंशनल भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, एक मदर है, उसने अपने बच्चे को बात देना है एंड शी इमर्स्ड हिम इन वार्म वाटर, जिसकी वजह से उसकी स्किन जो है डैमेज हो गई है. अब ये सूरत हाल जो है, अब बेशक उसने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन इन दिस कंडीशन दिस विल बी रिगार्डेड एज अ फिजिकल एब्यूज, और इसके ऊपर प्रॉपर चार्जेस होंगे और प्रॉपर ट्रायल्स होंगे एंड एवरीथिंग विल हैपन. फिर उसके अलावा सेक्सुअल अब्यूज आ जाए. अच्छा, फिजिकल अब्यूज में एक बहुत कॉमन आपका न्यूरो से रिलेटेड डिसऑर्डर है, प्रॉब्लम है, एंड दैट इज योर शेकन बेबी सिंड्रोम. शेकन बेबी सिंड्रोम क्या होता है? जब व्हेन अ चाइल्ड इज यंगर, तो जो ब्रेन में जो वेसल्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हुई होती. तो वेन एवर अ बेबी गेट्स शेकन, या आप उसको उछाल रहे हो या उसके साथ आप थोड़ा वायलेंटली मूव कर रहे हो, इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को उछालना नहीं चाहिए, या बहुत ज्यादा उनके साथ वो लाइक you shouldn't be doing that any sort of a rough activity with them, because उनकी ब्रेन की वेसल्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन में जो आपकी वेसल्स डैमेज होंगी, जो ब्लड होगा वो वेंट्रिकल्स में आना स्टार्ट हो जाएगा. लाइक ब्रेन के वी हैव द 4 वेंट्रिकल्स इन आवर ब्रेन ना, सो द ब्लड विल मूव इनटू दोज वेंट्रिकल्स एंड दैट विल रिजल्ट इन हाइड्रोसेफेलस, और हमारी जो आंखें सॉरी जो बच्चे की आंखें होंगी उसमें से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा. दैट विल रिजल्ट इन रेटिनल हैमरेज, एंड दिस होल थिंग इज कॉल्ड शेकन बेबी सिंड्रोम. ये आप न्यूरो में भी पढ़ते हो और यहाँ पर भी उसकी एसोसिएशन है कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो भी ये चाइल्ड अब्यूज, मतलब एक तरह से फिजिकल अब्यूज में आती है ये चीज.
Other than this, there are many situations, for example, सबड्यूरल हीमाटोमास जो हैं वो अराइज होती हैं, दैट इज वो भी इसी सिचुएशन की वजह से कि आपने रफली बच्चे को हैंडल किया और दैट रिजल्ट इन सम सॉर्ट ऑफ डैमेज टू द ब्लड वेसल्स, क्योंकि वो वीक होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं, एंड दे आल्सो कम अंडर दिस कॉन्सिक्वेंस। अच्छा, फिर एक और चीज है जो आपके टिपिकली यूएसएमएलई में क्वेश्चन आता है ना, वो इस तरह आता है कि एक मदर आई है आपके पास पेशेंट बच्चे को लेकर, और उसका सर में जो है वो एक हीमाटोमा बना हुआ है, राइट, लाइक स्वेलिंग है, और वो कह रही है कि ये बच्चा जो है ये रोल कर रहा था और खुद बेड से गिर गया और इसकी वजह से इसको स्वेलिंग आई है। लेकिन अब यहाँ पे जो ट्रिकी पॉइंट होता है वो ये होता है कि बच्चा जो है वो 6 महीने से पहले रोल नहीं कर सकता, जबकि वो जो बच्चा होगा वो 2 महीने का होगा या 3 महीने का होगा। तो फिर आप ये चीज सस्पेक्ट करोगे कि यार ये बच्चा जो है अभी तक रोल कर ही नहीं सकता, और इसकी मदर कह रही है कि ये बच्चा जो रोल कर रहा था बेड पे तो ये गिर गया, तो इट मीन्स कि शी इज हाइडिंग समथिंग, एंड इफ शी इज हाइडिंग समथिंग यू शुड सस्पेक्ट चाइल्ड अब्यूज और फिजिकल अब्यूज, इसमें इसका वो आएगा। और यूनेनिमसली जब भी आपको चाइल्ड अब्यूज देखने को मिलती है, चाहे वो निग्लेक्ट की सूरत में हो, फिजिकल अब्यूज में हो, सेक्सुअल में हो, यू हैव टू रिपोर्ट टू चाइल्ड रिपोर्टिंग अथॉरिटीज। और यूएस जो आपका स्टेप एग्जाम है उसमें ऑप्शन भी यही आता है कि व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, तो डायरेक्ट आपने चाइल्ड प्रोटेक्टिव अथॉरिटीज को वो करना है, यू हैव टू इन्फॉर्म देम अबाउट दैट। ये नहीं करना कि आपने पेरेंट्स को गाइड करने लग जाना है, या फॉर एग्जांपल आपने उनको बताना है कि ऐसे नहीं करें ऐसे करें, यू डायरेक्टली हैव टू रिपोर्ट। सो दिस इज एन एब्सोल्यूट आंसर ऑन योर एग्जाम। फिर उसके अलावा इमोशनल अब्यूज। अब इमोशनल अब्यूज क्या होती है, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा हार्श होते हैं, या उनका और बच्चों का जो है कोई इस तरह का कोई सॉलिड कनेक्शन नहीं बन पाता, बिकॉज दे आर मतलब दे आर सफोकेटिंग देयर बच्चे ना, दे आर नॉट मेकिंग देम एबल टू प्ले और टॉक टू देम और एनीथिंग लाइक दैट। तो अब ये जो है क्लिनिक में आई है बात, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे के साथ इमोशनल अब्यूज हुई है? तो उसका इंडिकेशन ये होगा कि वो बच्चा जो होगा अपने गार्डियन से या अपने पेरेंट से खिंचा खिंचा होगा, लाइक ही वुड अवॉइड हिज गार्डियन, जबकि कोई और बंदा उससे प्यार से बात करेगा, फॉर एग्जाम्पल आप उससे बात करोगे तो आपसे वो सही से बात करेगा, लेकिन जब वो अपने पेरेंट से बात कर रहा होगा या अपने पेरेंट के साथ आ रहा होगा तो वो उसको अवॉइड कर रहा होगा, या he'll be quite distanced from his parent or guardian या जो भी उसका सरपरस्त है। तो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई इमोशनल अब्यूज। तो ये तो हो गया आपका चाइल्ड अब्यूज वाला सारा सिनेरियो। नेक्स्ट वी हैव इज वल्नरेबल चाइल्ड सिंड्रोम। अच्छा, वल्नरेबल चाइल्ड सिंड्रोम जो है वो इससे बिल्कुल अपोजिट है। उसमें क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के मामले में ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे जाके बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको फ्लू होगा या कोई और इशू होगा तो दे वोंट अलाउ देम टू गो टू स्कूल। उसके अलावा कोई उनको कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करने देंगे जिससे उनको कोई जर्म्स लग जाए या कोई बीमारी हो जाए, तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव। और इसको एक और नाम भी देते हैं चाइल्ड इन अ बबल। उसकी और इसकी मैंने एक डिपिक्शन भी की हुई है इस इमेज के थ्रू कि दे वांट टू कीप देयर चाइल्ड इन अ बबल। और इस पर एक मूवी भी थी, इस अगर किसी ने देखी हो, कि वो एक बच्चा होता है और वो अपने एक बबल में रहता है, और हिज पेरेंट्स थिंक कि अगर वो उस बबल से बाहर आएगा तो वो मर जाएगा, बिकॉज इन्फेक्शंस और बैक्टीरियाज एंड एवरीथिंग विल अफेक्ट हिम। तो ये इस तरह की सिचुएशन होती है वल्नरेबल चाइल्ड सिंड्रोम में। नेक्स्ट वी विल मूव टू अनदर स्लाइड। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, इफ समवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग, और तो यू आर फ्री टू आस्क, अदरवाइज वी आर गोइंग अहेड। आई होप यू गॉट नो क्वेश्चंस टिल नाउ। अच्छा, अब ये जो आ गई हैं ये बहुत टेक्निकल चीजें आ गई हैं। अब ये जो 10-11 डिसऑर्डर्स हैं, okay, all right, perfect, perfect. So now we have these conditions. First of all, we have ADHD. आप में से हर दूसरे बंदे ने ADHD का नाम सुना होगा अभी तक, अगर आपने साइकेट्रिस्ट से पहले नहीं पढ़ी तो। लोग कह रहे होते हैं मुझे ADHD है, इस बच्चे को ADHD है। सो व्हाट इज ADHD? ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है कि नाम से पता चल रहा है एट सर्टेन मोमेंट्स अटेंशन डेफिशिएंट होगी बच्चे की, मतलब वो जो है वो अटेंशन नहीं दे सक रहा होगा, बट एट सर्टेन टाइम्स ही विल बी हाइपर एक्टिव। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले लो कि कुछ बच्चे होते हैं वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा निल होते हैं, लेकिन जब उनसे शरारत करवा लो तो वो बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो एक तरह का ADHD होता है। लेकिन वो साइकेट्रिक कंडीशन नहीं होती अनलेस उसमें कोई प्रॉपर टाइमलाइन जो है वो ना हो, मतलब यू हैव टू बी लेस देन मोर देन एज ऑफ 6, और इस तरह का एक प्रॉपर उसका टाइमलाइन होती है। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं ताकि यू हैव
यस, सो इट शुड बी लेस देन एज ऑफ 12। लाइक इसका डायग्नोसिस अगर एज एज ऑफ 12 से कम हो रहा है और 4 से एज ज्यादा है, लाइक 4 से 12 की एज के दरमियान ये वाले सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं कि बच्चा एक टाइम पे बहुत ज्यादा मतलब अटेंशन नहीं दे रहा और बाज दफा बहुत ज्यादा शरारतें कर रहा है, ओवर एक्टिव है, तो 4 से 12 की एज के दरमियान में अगर ये सिम्टम्स होंगे तो देन यू विल डायग्नोज एज एडीएचडी सिंड्रोम। अब इसमें जो टिपिकल क्वेश्चन आता है वो इस तरह आता है कि ये सारी सिचुएशन दी हुई होती है उन्होंने, लेकिन बच्चा जो होगा वो 13 साल का होगा या 14 साल का होगा, तो वहां पर उसको एडीएचडी नहीं होगा, कोई और चीज हो सकती है, बट इट्स नॉट एडीएचडी। एडीएचडी हैज टू बी रिलेटेड टू 4 to 12 years। सो मेक श्योर के यू हैव दिस इन योर माइंड। फिर उसके अलावा इसमें एक और क्राइटेरिया है, वो क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है ना आपका एडीएचडी का, ये दो मतलब दो से ज्यादा जगहों पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इस तरह नहीं है कि बच्चा घर में नॉर्मल है, स्कूल में जाके ये वाले हरकतें कर रहा है। ही शुड हैव these things reported in two different places। फॉर एग्जाम्पल उसके स्कूल में भी टीचर यही कह रही है कि कुछ एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है और कुछ जगहों पर ये बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, लेकिन लाइक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से घर में भी कुछ एक्टिविटीज ये बहुत अच्छे से करेगा और कुछ एक्टिविटीज जो है उसमें इसको मतलब ही विल नॉट बी एबल टू डू इट। तो ये भी इसका क्राइटेरिया, एक तो एज का क्राइटेरिया, दूसरा लोकेशंस का, इट शुड बी मोर देन 2 लोकेशंस, देन यू विल डायग्नोज एडीएचडी। अब एडीएचडी का ट्रीटमेंट क्या होगा, लाइक आप इसमें क्या ट्रीट करोगे? अब जो हाइपर एक्टिविटी वाली चीज है, व्हाट इफ इट वाज अनडायग्नोज्ड इन चाइल्डहुड। अच्छा, सही सही सही। अच्छा, पता है क्या, जो यूएस है ना, यूएस गाइडलाइंस, स्क्रीनिंग गाइडलाइंस होती हैं, और उसमें आपको एज ऑफ 4 में यू हैव टू 4 होता है कि आई गेस 6 होता है, आई एम नॉट रियली श्योर, लेकिन स्टेप 2 की बात है कि यू हैव टू स्क्रीन देम। मतलब जिस तरह चाइल्डहुड विजिट्स होती है ना हॉस्पिटल में, तो उन विजिट्स के दौरान आप एडीएचडी का भी एनालाइज करते हो, लाइक उसका एक प्रॉपर क्वेश्चन फिल करते हो कि स्कूल में इसकी कैसी रूटीन है, घर में कैसी है, तो ये अनडायग्नोज्ड रहता नहीं है। मतलब यह है कि नॉर्मल चाइल्डहुड विजिट्स पर इट गेट्स डायग्नोज्ड इन इन दिस टाइमलाइन। और अगर उसके बाद जो सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो उनको फिर आप एडीएचडी नहीं बोलोगे, वो फिर किसी और डिसऑर्डर के साथ रिलेट करके वो चीज आ रही होगी, एंड वो मतलब कोई और डायग्नोसिस ज्यादा अच्छे तरीके से वो चीज बना रही होगी। तो दिस आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन कि इट नेवर रिमेन्स अनडायग्नोज्ड इन द सेटिंग ऑफ यूएसएमएलई क्वेश्चन और इन द सेटिंग ऑफ यूएस, क्योंकि यूएस में आप साल के साल चाइल्डहुड विजिट्स करते हो और उसमें वो लाजमी एडीएचडी को चेक करते हैं, और उसके लिए भी एक प्रॉपर एज होती है, मतलब आई गेस 6 साल की एज होती है कि कोई इस तरह की एज होती है जिसमें आप एडीएचडी स्क्रीनिंग करते हो, तो इट गेट्स स्क्रीन्ड एंड यू गेट टू नो अबाउट इट। आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। अच्छा, फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? वो जो ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा था वो इस तरह है कि अब हाइपर एक्टिविटी का तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन जो आपका ऑल राइट, लेकिन जो आपका जो डेफिशिएंसी है, लाइक अटेंशन डेफिसिट है, उसको ट्रीट करने के लिए आप स्टिमुलेंट्स यूज करते हो। और स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, लाइक नाम से पता चल रहा है, लाइक इट स्टिमुलेट्स द सिस्टम्स इन योर बॉडी। और उनकी एग्जांपल्स में आपके पास एम्फेटामीन्स आ जाती हैं और अल्फा 2 एगोनिस्ट्स आ जाते हैं। तो दीज आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स फॉर एडीएचडी। बाकी इसमें फिर आगे जाके फर्दर डिविजन्स आती हैं कि फर्स्ट लाइन में कौन सा दोगे, सेकंड लाइन में, बट आई गेस इन अ वेरी फर्स्ट गो और एक इंट्रोडक्शन वाले लेवल पे ADHD का treatment is stimulants. That's more than enough for you to digest and absorb for now. Next we have is autism spectrum disorder. अच्छा, autism के बारे में भी आपने सुना होगा, like you often hear people, this person looks autistic. So what does the autism or autistic means? Autism ये होता है कि आप एक ritualistic behavior perform कर रहे हो। For example, आप जो होगे एक कोई खास behavior है जो आप रेगुलरली परफॉर्म कर रहे होगे। अगर बच्चों में इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, वो इस तरह आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि एक बच्चा है, वो एक पिंक कलर की कार है उसके पास और वो उसी कार से हमेशा खेलता है, लाइक ही ऑलवेज प्लेज विद दैट कार और एक पर्टिकुलर टाइम पे उसके साथ खेलता है। तो दिस इज कॉल्ड रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। और ये बिहेवियर अगर बच्चों में होगा तो इसको आप ऑटिस्टिक बिहेवियर को बोलते हो। और वही बच्चा जो होगा वो सर्टेन उसकी कोई और चीजें होंगी जिनको वो बिल्कुल अवॉइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब वो सारी स्टोरी बुक्स पढ़ रहा है, लेकिन उसको इंग्लिश वाली कोई स्टोरी बुक मिलेगी तो उसको एकदम से अवॉइड करेगा, उसको पढ़ेगा ही नहीं। लाइक एक तो होता है ना कि चलो मजबूरी से पढ़ लिया, जबरदस्ती पढ़ लिया,
उसके साथ कोई भी सिचुएशन हो वो उसको बिल्कुल अवॉइड करेगा। तो कोई भी बिहेवियर अगर रिचुअलिस्टिकली या एक आप रिलीजियसली परफॉर्म कर रहा है एक बच्चा और उसी के साथ स्टिक रह रहा है, तो तब आप कहते हो कि यार ये ऑटिस्टिक है बच्चा, लाइक इट ही हैज ऑटिस्टिक टेंडेंसी और ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ये। और फिर उसके बाद इसका एक एपिडेमियोलॉजिकल फैक्ट है वो आपको याद करना है कि मेल्स में ऑटिज्म जो है वो ज्यादा होता है। और एक और चीज जो है वो फर्स्ट एड में मेंशन की हुई है कि इस तरह के बच्चे जो होते हैं उनका कंपैरेटिवली हेड साइज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट इट्स नॉट ट्रू इन ऑल द केसेस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी के हेड साइज जो है इन लोगों का ज्यादा होता है। उसके अलावा व्हाट एल्स, अच्छा इसका ट्रीटमेंट क्या होता है ऑटिज्म का? तो ऑटिज्म का कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होता, लाइक यू डोंट ट्रीट ऑटिज्म, बस ये है कि आप कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से आप बच्चे को जो है दूसरी चीजों में इंटरेस्ट दिलाने की कोशिश करते हो या वो, बट इट रिमेन्स इन अ पर्सन, लाइक इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको मतलब स्पेक्ट्रम इसीलिए कहा गया कि इट हैज वेरिएबल टेंडेंसीज अप एंड डाउन, एंड दैट्स व्हाई यू कॉल इट स्पेक्ट्रम। और इसके अलावा अदर देन दैट आई गेस ऑटिज्म में स्टेप वन से रिलेटेड कुछ और खास बात नहीं है। बाकी जो स्टेप टू में एक चीज थी वो ये है कि इसकी स्क्रीनिंग कब करते हो। तो स्क्रीनिंग का इसका जो होता है 1.5 ईयर्स और 2 ईयर्स की एज में जब आप चाइल्डहुड विजिट करते हो तो तब वो ऑटिज्म की स्क्रीनिंग करती है। तो स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? वो ऑब्वियसली वो पेरेंट्स से पूछते हैं कि कोई एक हैबिट है जो ये रेगुलरली परफॉर्म करता है या कोई एक चीज जो जिसको ये अवॉइड करता है, तो वो अगर बताएंगे हाँ ये एक टॉय है जिससे ये हमेशा एक ही तरीके से हर बार ऐसे ही खेलता है, तो वो लाइक इट लीड्स टुवर्ड्स अ डायग्नोसिस। बट खैर ये इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछते, द ओनली थिंग वो आपको हिंट दे देंगे कि अच्छा ये इसका बिहेवियर है, ये इसका रिचुअलिस्टिक बिहेवियर है, एंड वो फिर ऑप्शंस में यू विल गेट टू नो कि इट्स ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट वी हैव इस कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर आई गेस हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। वो यही है कि अगर 18 ईयर्स ओल्ड एज से पहले अगर बच्चा जो है एक्टिविटी, व्हेन इज एडीएचडी स्क्रीन, अच्छा ये स्टेप वन में ये मेंशन नहीं है, स्टेप टू में मेंशनड है, और उसमें भी आई गेस आई एम नॉट श्योर इज इट 6 years और 8 years, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, बट वंस आई विल कंफर्म तो आई विल ड्रॉप इट इन द ग्रुप के एग्जैक्ट कौन सी एज में एडीएचडी स्क्रीन होता है। बट एज फार एज आई नो के 2-3 साल होते हैं के फ्रेम्स होते हैं उनमें, लाइक रेंज है कोई इसकी, तो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट द एग्जैक्ट रेंज। इफ आई गेट टू नो तो आई विल शेयर। कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो ऑब्वियसली जब बच्चा जो है वो बात नहीं सुन रहा और अगेंस्ट द रूल्स जा रहा है, रूल ब्रेकिंग कर रहा है और एवरीथिंग, ये आई गेस हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, और अगर जिसने लिया है लेक्चर तो he'll get to know or she'll get to know कि what the conduct disorder is. I'll not go in much detail in this. अगर 18 years के बाद होगा तो आप इसको एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलोगे, अगर 18 से कम होगा तो कंडक्ट डिसऑर्डर बोलोगे। नेक्स्ट वी हैव इज डिसरप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। अच्छा डिसरप्टिव मूड से सॉरी आपको एक आइडिया हो जाता है, डिसरप्टिव मतलब एक बंदा जो है उसका मूड हर वक्त खराब होता है। तो दिस एक बच्चा है उसका मूड हर वक्त खराब रहता है और बीच बीच में उसको गुस्से के एक आउटबर्स्ट या एपिसोड्स आते हैं, ठीक है। तो दिस सॉर्ट ऑफ अ डिसऑर्डर इज डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर। विनियट किस तरह आएगा? दे विल टेल यू कि एक बच्चा है और वो जो है किसी की बात नहीं सुनता, हाइपर रहता है, इरिटेबल रहता है, लाइक चीजें फेंकता है और अचानक से चीखने चिल्लाने लग जाता है, तो यू विल सस्पेक्ट डिस्ट्रप्टिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर यहाँ पर। और इसमें भी लिमिट है कि 6 years से 10 years की एज के दरमियान आप इसको डायग्नोज करते हो। मतलब दीज आर द प्राइम दिस इज द प्राइम रेंज जिसमें दीज सिम्टम्स अपीयर एंड यू हैव टू डायग्नोज दिस डिसऑर्डर। और इसका ट्रीटमेंट क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। और इफ यू गाइज डोंट नो व्हाट द कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज, तो इस तरह है कि कॉग्निटिव कहते हैं आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी ना। तो जो आपने देखा होगा वो साइकेट्रिस्ट के पास ड्रामाज में और मूवीज में कि जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो तो वो आपके साथ आपको एक रिक्लाइनर पर बिठाकर आपसे बातें कर रहा होता है, आपको चीजों के बारे में बता रहा होता है और पूछ रहा होता है। तो वो वाला सारा जो फिनोमेना होता है वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। लाइक लॉजिकल रीजंस के थ्रू अगले बंदे से बात करना, उसको कन्विंस करना और दिमाग की जो उलझने हैं उनको सुलझाना बाय वर्बली टॉकिंग टू दैट पर्सन,
कॉग्निटिवली, दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो बाकी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो आप देख सकते हो, और फिर फर्दर इसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आप साइकेट्री खुद अगर आप वार्ड जा रहे हो कुछ कर रहे हो तो यू विल गेट टू नो अबाउट इन डिटेल। बट अगर सिंपल वर्ड्स में समझना चाहते हो तो ये मैंने आपको बता दिया कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होती है। तो ये एक इसके लिए यूज होती है। उसके अलावा फर्स्ट एड जो है स्टिमुलेंट्स वगैरह भी मेंशन करती है, बट सीबीटी इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर फॉर द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वी हैव इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्ट, अब ये तो नाम से पता चल रहा है, आपको पता है हम कहते हैं ये बच्चा कमजोर है थोड़ा सा मेंटली, या इंटेलिजेंस इसकी कम है। तो इसमें कोई एक्सप्लेनेबल चीज नहीं है, यू नो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, और वो लाइक हाउ डू यू वर्क विद इट। फिर इसका ये आ जाता है कि इज इट क्योरेबल और नॉट, ट्रीटमेंट है या नहीं है। तो सिंपल इसमें कॉन्सेप्ट ये है, वो ये है कि यू ट्राई टू हेल्प द चाइल्ड, लाइक आप स्पेशल सर्विसेज उसको दोगे। उसके अलावा यू विल ट्राई टू, मतलब ये ना, आप कहते हो फॉर एग्जांपल एक बच्चा मैथ्स में वीक है तो आप उसको कोई और सब्जेक्ट पढ़ा लो, और लाइक यू शिफ्ट हिम टुवर्ड्स समथिंग जिसमें वो अच्छा हो। तो दिस इज टिपिकली यू डू फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लेकिन कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है सच कि आपने कोई थेरेपी देनी है या कोई ट्रीटमेंट देना है। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव इज इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर। अब ये भी नाम से पता चल रहा है, इंटरमिटेंट कहते हैं फॉर सम पर्टिकुलर टाइम, लाइक नॉट ऑल द टाइम। डिसरप्टिव मूड जो था उसमें आपको हर वक्त वो बच्चा इरिटेबल रहता था और फिर गुस्सा एक्सट्रीमली करता था। लेकिन इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव में, एक्सप्लोजिव आप अब नाम से पता चल रहा है कि फॉर सर्टेन रीजंस, फॉर एग्जांपल आपने किसी बच्चे को गुस्सा दिलाया और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, लाइक आपने उससे बात की और वो आपको आपके साथ झगड़ने के लिए आ गया, लाइक एक्सट्रीम गुस्सा करने के लिए आ गया। तो दिस थिंग इज योर इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर। कि मतलब फट नहीं, एक हम कहते हैं ना कि बंदे से बात की और मैंने और फट पड़ा। तो सिमिलरली दिस इज द सेम थिंग कि आपने बच्चे से थोड़ी सी बात की और वो ही एक्सप्लोर्ड अवे, और उसका मतलब एंगर आउटबर्स्ट बहुत शदीद हो गया। बट जैसे ही उसका गुस्सा उतरेगा ही बिकम नॉर्मल, और फिर इसमें सेंस ऑफ रिमोर्स भी आता है। रिमोर्स कहते हैं आपको गिल्ट होना। फिर फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो जिसने बहुत ज्यादा गुस्सा कर लिया, लड़ लिया, और फिर उसके बाद उसको गिल्ट फील होगा और वो नॉर्मल हो जाएगा और एवरीथिंग। तो ये जो होगा आपका इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर होगा, वर्सेस योर डिसरप्टिव मूड डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा हर वक्त इरिटेबल रहेगा, जिसमें वो बगैर गुस्सा दिलाए एक्सट्रीमली गुस्सा करेगा और उसको कोई दुख नहीं होगा, मतलब वो मतलब 24/7 he'll be इन एंग्री मूड ही उसका इस तरह होगा। जबकि इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव में ऑन सर्टेन रीजन, किसी वजह की चीज की वजह से गुस्सा करेगा और एक्सट्रीम गुस्सा करेगा, लाइक आउट ऑफ प्रोपोर्शन गुस्सा करेगा। तो दिस इज योर इंटरमिटेंट एक्सप्लोजिव डिसऑर्डर। और इसके ट्रीटमेंट में इन्होंने फिजियो सॉरी कह रहा हूं मैं, साइकोथेरेपी लिखा हुआ है। वही इसमें जनरलाइज्ड सारे ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन मेजरली आपका सीबीटी आता है और एसएसआरआईज इन्होंने लिखे हुए हैं। एसएसआरआईज, अच्छा एसएसआरआईज आप देखो कि हर दूसरे डिसऑर्डर के साथ लिखा होगा। तो एसएसआरआईज इंक्रीज सेरोटोनिन लेवल एंड एंटी डिप्रेसेंट के तौर पर ये यूज होते हैं। बट मेजरली जो है एसएसआरआईज जो होते हैं ये आपका एक मूड एलिवेटर आप इनको समझ लो, या फिर ऑब्वियसली सेरोटोनिन लेवल आपका इंक्रीज कर रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड के व्हाई वी यूज देम इन दीज थेरेपीज अलोंग विद द अदर मेन ट्रीटमेंट्स। उसके अलावा नेक्स्ट वी हैव इज सेलेक्टिव म्यूटिज्म। अच्छा, म्यूटिज्म नाम से पता चला, म्यूट हो जाना, एंड सेलेक्टिव मतलब किसी खास चीज के बारे में। लाइक आप इसको इस तरह समझ लो कि एक बच्चा है वो घर में नॉर्मल बातें करता है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल में गया और टीचर के सामने उसको बात करने के लिए कहा गया तो वो एकदम से चुप हो गया। अब वो घर में बहुत ज्यादा बातें करता है लेकिन टीचर के सामने वो बिल्कुल चुप हो गया। तो दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव म्यूटिज्म। और इसके लिए भी कोई खास एज नहीं होती, बट फर्स्ट एड ने मेंशन की हुई है, एंड दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इट इज डायग्नोज्ड बिफोर द एज ऑफ 5, और इट शुड लास्ट मोर देन 1 मंथ, मतलब 1 मंथ से ज्यादा तक ये सिम्टम्स रहने चाहिए। इस तरह नहीं है कि अब एक बच्चा है वो घर में बोल रहा है, उसका एडमिशन करवाया और 1-2 दिन तक वो नहीं बोल रहा टीचर के साथ, तो आपने उसमें सिलेक्टिव म्यूटिज्म डायग्नोज कर लिया। दैट्स नॉट द केस। डिसऑर्डर्स तभी होंगे जब वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाएंगे, वो नॉर्मल लाइफ सिचुएशन से बढ़ के पैथोलॉजिकल सिचुएशन में चले जाएंगे। सो देन यू विल डायग्नोज एनी सॉर्ट ऑफ अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। अगर 2 दिन के लिए हो रहा है तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि
है वो नया एनवायरनमेंट में जाएगा, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटल होने में, तो इट्स समथिंग नेचुरल। लेकिन अगर वही चीज 1 महीने तक हो रही है, और ये थ्रेश होल्ड जो है ये काफी एक्सपेरिमेंट्स और ट्रायल्स के बाद रखा गया कि 1 महीने तक तो ऑब्वियसली हर बच्चा जो होगा वो फेमिलियराइज हो जाएगा टीचर के साथ या एनवायरनमेंट के साथ, बट स्टिल ही इज शोइंग दीज सिम्टम्स, तो देन इट मीन्स कि देयर इज सम साइकेट्रिक प्रॉब्लम एंड वी हैव टू डील विद इट एट अ साइकेट्रिक क्लिनिक और समथिंग वी हैव टू ट्रीट। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट अगर इसकी बात करें सेलेक्टिव म्यूटिज्म की, तो वही बिहेवियरल थेरेपी है, फैमिली थेरेपी है एंड प्ले थेरेपी है। लाइक यू हैव टू इन्वॉल्व द किड इन डिफरेंट सिचुएशंस, ताकि वो जो है उस चीज से आउटकम कर मतलब बाहर निकल आए, मतलब साइकेट्रिक इन्वॉल्वमेंट के साथ जो है वो उस सिचुएशन से आउट हो जाए। नेक्स्ट वी हैव इज सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अब ये भी नाम से पता चल रहा है कि सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि 2-3 महीने के बच्चे हैं या 4 महीने के बच्चे हैं, अब उनको पेरेंट्स से अलग करो तो वो रो रहे होते हैं, अब वो भी सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर होगा? सो द सिंपल आंसर इज नो। और यही क्वेश्चन आपका यूएसएमएलई विनियट पर आता है कि वो दे देंगे कि 6 महीने का बच्चा है या 9 महीने का बच्चा है, उसको पेरेंट्स से अलग किया और अब वो रोने लग गया, और आपको वो इस चीज की तरफ पुश करेंगे कि इट इज separation anxiety disorder. So no, that is not the separation anxiety disorder. That is a normal behavior of a child. Separation anxiety disorder कब होगा? जब ये एज ऑफ 3 और 4 में होगा, लाइक नॉट इन द एज ऑफ 1 ईयर और 1.5 ईयर। 3-4 साल का बच्चा जो है इस एज में अगर उसको ये वाले यू डोंट हैव द सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ये वाला डिसऑर्डर हर बंदे को है हम में से, वी ऑल एग्री ऑन दिस, बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट वी डू हैव। सो एनी हाउ, तो यहाँ पर आपके पास सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, और इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है वो स्कूल अवॉइड करने की कोशिश करेगा और वो बहाने बनाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म होता है फेस्टिशियस बिहेवियर टू अवॉइड स्कूल, मतलब वो बहाने बनाएगा बच्चा स्कूल ना जाने के, और किसी जगह जाने के लिए वो अवॉइड करेगा और पेरेंट्स के साथ करीब रहने की कोशिश करेगा। और फिर यहाँ पर भी सिचुएशन आ जाती है कि इट शुड बी मोर देन 1 मंथ। लाइक इस तरह नहीं है कि 1-2 दिन हो रहा है, 3 दिन हो रहा है तो आप डायग्नोज कर लो एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। It should be more than 1 month to be psychiatrically considered as a pathology or a disorder. नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। अब स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, अब ये भी नाम से पता चल रहा है कि बच्चे को जो होगा एक पर्टिकुलर चीज समझने में मुश्किल होगी। फॉर एग्जाम्पल जो बुक में उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई थी फर्स्ट एड में, वो इस तरह था कि मैथ्स का, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, उर्दू में बहुत अच्छा है, बट मैथ्स से उसको कुछ भी करवा लो, उसको मैथ्स नहीं आती तो नहीं आती। तो दिस सॉर्ट ऑफ अ डिसऑर्डर इज कॉल्ड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। और इसमें आप क्या करते हो, इसमें आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होती, मतलब ये नहीं होता कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है या कोई इस तरह का इशू है, बट बस इस तरह होता है कि और चीजें आप अच्छे से कर रहे हो, बस एक कोई पर्टिकुलर फील्ड जिसपे आपका मे बी एक्सट्रीम इंटरेस्ट जो है वो डिसइंटरेस्ट है आपका, या फिर यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल इन दैट, और फिर आप उसको बिल्कुल छोड़ देते हो, तो ये जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में आती है। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअली उस बच्चे में कोई मसला नहीं होता। और इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हो कि अब कोई बच्चे होते हैं जो कि एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और दूसरे सब्जेक्ट में बहुत बुरे हैं, तो आप उनको नालायक नहीं बोलोगे, क्यों? बिकॉज दे आर गुड एट वन पर्टिकुलर थिंग। और अब जिस चीज में वो अच्छे हैं ऑब्वियसली वो उसको परस्यू कर सकते हैं, और जिसमें वो अच्छे नहीं है उसको वो छोड़ सकते हैं। सो दिस इज योर स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। जबकि इंटेलेक्चुअल जो होगा उसमें वो हर चीज में खराब होंगे। तो मेक श्योर के यू नो द डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल एंड स्पेसिफिक लर्निंग। अच्छा, फिर उसके बाद है टॉरेट सिंड्रोम। एंड टॉरेट सिंड्रोम, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द टॉरेट सिंड्रोम? किसी को पता है यहाँ पे, किसी ने पढ़ा हो, सुना हो, एनीथिंग? जस्ट गिव मी अ क्विक रिप्लाई, यस और नो। परफेक्ट, अहमद ने सुना है टॉरेट के बारे में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो रानी मुखर्जी की एक मूवी है, बॉलीवुड मूवी है हिचकी, इफ समवन वॉच दैट मूवी, तो उसमें उसको टॉरेट सिंड्रोम होता है। तो टॉरेट सिंड्रोम में क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये कि ये चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, लेकिन ये पूरी जिंदगी रहता है आपके साथ और ये चेंज नहीं होता। लाइक यू कैन नॉट ट्रीट इट, इट इज नॉट ट्रीटेबल। तो वो मूवी भी इसी पर बेस कर रही होती है कि उसको लोग कहते हैं कि आप इसको छोड़ दो, इस डिसऑर्डर को, या इसको ट्रीट करवा लो या कुछ कर लो। तो वो इसी पर बेस की गई है मूवी कि इट इज नॉट ट्रीटेबल। इट्स मतलब आपको इसके साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती है टॉरेट सिंड्रोम के साथ। तो टॉरेट सिंड्रोम में क्या होता है,
स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं। अब उसमें दो मूवमेंट्स जो हैं जो बुक में मेंशन्ड है, एक कॉप्रोलेलिया है और एक टिक्स है। टिक्स जो है वो मुंह से आवाज है, और कॉप्रोलेलिया जो है वो हाथ को आप ट्विस्ट करके आपकी गर्दन थोड़ी सी ट्विस्ट होती है। आप इसको सर्च कर लेना गूगल पे, और इसकी 2-3 मिनट की 2-3 सेकंड की वीडियो आती है, वो देख लेना, तो यू विल गेट एन आइडिया कि टॉरेट सिंड्रोम में टिक्स किस तरह की होती हैं और कॉप्रोलेलिया किस तरह का होता है। बिकॉज अगर मैं आपको अभी समझाने बैठूं तो मैं वर्बली आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप इसको देख नहीं लेते हो। और ये है कि लाइक इट विल, अगर ये 1 साल से ज्यादा इस तरह का और ये सिचुएशन अनकंट्रोलेबल है, नॉन ट्रीटेबल है, तो दिस इज योर टॉरेट सिंड्रोम। और उसके अलावा फिर इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसमें है साइको एजुकेशन। अब साइको एजुकेशन का क्या मतलब है, यू हैव टू टेल द पेशेंट्स, देयर फैमिली एंड एवरीवन कि इट इज नॉट ट्रीटेबल, यू हैव टू लिव विद इट, एक्सेप्ट इट, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर यू। सो आई होप यू गॉट व्हाट द टॉरेट सिंड्रोम इज। और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, और अदर देन दिस, अगर फार्माकोथेरेपी, ये अब आप सोच रहे होगे ये ट्रीटेबल नहीं है तो फिर इसकी फार्माकोथेरेपी हम क्यों करते हैं। तो फार्माकोथेरेपी में जो ड्रग हम यूज करते हैं दैट इज टेट्राबेनाजीन। और टेट्राबेनाजीन अगर किसी ने न्यूरो अभी तक पढ़ी हो, तो टेट्राबेनाजीन हम हंटिंगटन डिजीज में यूज करते हैं। तो हंटिंगटन डिजीज में भी आपका मूवमेंट, कोरिया और एसिटोसिस का प्रॉब्लम होता है, राइट। तो यहाँ पर भी आपका एक तरह का मूवमेंट प्रॉब्लम होता है, तो आप ये वाली मेडिकेशन यूज करते हो कि एटलीस्ट अगर क्योर नहीं हो रहा तो थोड़ा सा वो मॉड्यूलेट हो जाए एक्टिविटी, या वो थोड़ा सा कंट्रोलेबल तो खैर खैर नहीं होती, लेकिन यह कि थोड़ी इम्प्रूव्ड हो जाए, तो उसके लिए आप टेट्राबिनाजीन जो है एज अ फार्माकोलॉजिकल थेरेपी यहाँ पर यूज कर रहे होते हो। उसके अलावा इन्होंने अल्फा 2 एगोनिस्ट भी दिए हुए हैं और एंटीसाइकोटिक्स भी दिए हुए हैं। तो ये जो है ये मतलब आपका जो वो एक्स्ट्रा पायरामिडल पाथवे है उसी को मॉड्यूलेट करने के लिए ये सारी थेरेपी जो है यूज होती है, बट इट्स नॉट दैट मच इफेक्टिव, बट लिखी हुई है तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो आई होप यू गॉट दी साइकेट्रिक कंडीशंस। अगर किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क, अदर देन दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। I hope you got no questions till now, and let's move to the next. Okay, perfect. So next is delirium, dementia, amnesia. ये terms आपने बहुत ज़्यादा सुनी होंगी, और these might be confusing for you. तो सबसे पहले हम लोग डिमेंशिया तो आपको पता होता है, आप काफी टाइम से पढ़ रहे हो, तो डिलीरियम एक नई टर्म है, और एमनीजिया भी थोड़ा बहुत आपको पता होता है। अच्छा, एमनीजिया क्या होता है? एमनीजिया इज लॉस ऑफ मेमोरी, ओनली मेमोरी। इसमें आपका कॉग्निटिव फंक्शन अफेक्ट नहीं होता, इसमें कोई और चीज, सिंपल आपको पुरानी बात थी वो भूल गई है, दिस इज ओनली एमनीजिया। एमनीजिया हैज ओनली हैज टू डू विथ योर मेमोरी, नथिंग एल्स। लाइक आपको कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कोई और इश्यू नहीं हो रहा। और एमनीजिया यूजुअली जो है आपका किसी सीएनएस का कोई इंसल्ट, मतलब कोई न्यूरोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल आपको कोई चोट लग गई, या फिर कोई टॉक्सिसिटी जिसने ब्रेन पर असर कर दिया, या फिर कॉर्साकॉफ का भी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो उसकी सिचुएशन हो गई, तो तब मतलब मेमोरी सिर्फ आपकी चली गई, और उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बंदा सब कुछ नॉर्मल है, बस उससे कोई बात पूछो तो वो कहेगा मुझे ये बात याद नहीं है, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड एमनीजिया। और एमनीजिया फिर आगे डिफरेंट टाइप्स का होता है। एंटीरोग्रेड एमनीजिया क्या है कि मतलब आपकी मेमोरी जो है वो नहीं बन नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको कोई सर में चोट लगी और उसको एमनीजिया हो गया। अब हम कह रहे हैं व्हाट इज एंटीरोग्रेड एमनेसिया। एंटीरोग्रेड एमनेसिया ये होगा कि आप उससे पूछोगे यार 10 साल पहले क्या हुआ था, वो आपको बता देगा। लेकिन चोट लगने के बाद आप के बाद वाला कोई वाक्य आप उससे पूछोगे तो ही विल नॉट बी एबल टू टेल यू। सो दिस इज एंटीरोग्रेड एमनेसिया, कि मतलब आफ्टर योर सिचुएशन कंडीशन जो आपको बातें जो है वो याद नहीं रहती, पुरानी बातें आपको याद है, अगली वाली नई बातें आपको याद नहीं है। सो दैट इज योर एंटीरोग्रेड एमनेसिया। रेट्रोग्रेड एमनीजिया क्या है? इसमें यह है कि अब चोट लगी है उसको 6 महीने पहले, और उसके बाद जो है आप उससे कोई बात पूछ रहे हो या कर रहे हो तो वो उसको याद है कि मतलब इन 6 महीनों में क्या हुआ। लेकिन अब आप उससे पूछते हो कि यार आज से 1 साल पहले क्या हुआ था, या कोई भी एक चीज, तो ही विल नॉट बी एबल टू आंसर। सो दैट इज योर रेट्रोग्रेड एमनीजिया। फिर उसके बाद है कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। इसमें आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, एक वर्निकी पढ़ा होगा और एक कॉर्साकॉफ पढ़ा होगा। कैन समवन टेल मी कि ये कौन से विटामिन के साथ रिलेटेड है? ये तो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ते हैं वर्निकी कॉर्साकॉफ। कैन एनीवन टेल मी कि विच विटामिन इट इज एसोसिएटेड विद?
यस, विटामिन B1 थायामीन, यस। अच्छा, इसमें क्या होता है? सो थायामीन इज लाइक वेरी नेसेसरी फॉर योर बॉडी ना। तो जब थायामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, तो एंड यू टेक ग्लूको, अच्छा, थायामीन किस लिए यूज होता है? विटामिन B1 जो है, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है आपका। तो इस तरह है कि अगर बॉडी में थायामीन की डेफिशिएंसी है और आपने ग्लूकोज बहुत ज्यादा ले लिया, या एकदम से आपने ग्लूकोज ज्यादा सारा खा लिया, अब जो थोड़ा बहुत थायामीन बचा होगा ना बॉडी में, वो भी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में यूटिलाइज हो जाएगा, और ब्रेन जो होगा वो बिल्कुल खाली हो जाएगा थायामीन से, लाइक इमीडिएट ड्रॉप आ जाएगा। जो थोड़ा बहुत डिपॉजिट था ब्रेन के पास, ऑल दो डेफिशिएंसी थी, लेकिन कुछ ना कुछ वो ब्रेन ने बचा के रखा हुआ था, किफायत शारी करके रखी हुई थी। लेकिन जब आपने एक्सट्रीम ग्लूकोज खाया, तो वो उसके लिए एकदम से सारा निकल गया। दिस विल रिजल्ट इन अ कंडीशन कॉल्ड वर्निकीज इंसेफेलोपैथी। और फिर वर्निकीज, अच्छा, वर्निकीज जो होगा उसमें आपके पास सिम्टम्स होंगे, लाइक यू विल सी न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स, और दो सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स। लेकिन जब आपके पास कॉर्साकॉफ होगा, तो कॉर्साकॉफ में एक और सिम्टम ऐड हो जाएगा, लाइक जब वर्निकी प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है, तो दिस विल रिजल्ट इन कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, और फिर इनको कलेक्टिवली वर्निकी कॉर्साकॉफ बोलते हैं। तो कॉर्साकॉफ में क्या होता है, आपके पास कन्फेबुलेशंस भी स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, बंदे को सब कुछ भूल गया, लाइक न्यूरोसाइकेट्रिक उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, और एटेक्सिया वगैरह का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, और साथ में उसको पुरानी चीजें भी भूल गई। लेकिन एक और चीज हो जाएगी, अब उसको पुरानी चीजें भूल गई हैं, लेकिन अब आप उससे कोई पुरानी बात पूछोगे, तो वो क्या करेगा, वो अपने से कहानी बनाकर बताना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, उसके जो मतलब जो मेमोरी उसको भूल गई है, उस टाइम पे उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, अब उसको वो बात भूल गई है। अब वो क्या कहेगा, वो कहेगा मैं और मेरा भाई खेलते होते थे उस टाइम पे, हालांकि इसका उस बात से कोई जिक्र ही नहीं होगा, वो खुद से कहानी बनाकर बता रहा होगा। सो दिस थिंग इज कॉल्ड कन्फेबुलेशन। सो कन्फेबुलेशन विल अकर इन योर कॉर्साकॉफ सिंड्रोम। तो भूलना भी होगा और साथ में वो कन्फेबुलेशन भी कर रहा होगा। तो आई होप यू गॉट दीज थ्री एमनेजियाज, एंटीरो, रेट्रो एंड Korsakoff amnesia. इन पे क्वेश्चंस आते हैं, एंड इफ यू नो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम, यू कैन इजीली आंसर दोस क्वेश्चंस। फिर उसके बाद वी हैव डिलीरियम। अच्छा, डिलीरियम में आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि आपने अगर टॉम एंड जेरी देखा हो या कोई कार्टून्स देखे हो, तो आपने देखा होगा कि अचानक से उनको टक्कर लगती है, वो गिरते हैं और उनके सर पे ना वो तारे घूमने लग जाते हैं, और वो पूछते हैं, या आपने वो एक आइकॉनिक डायलॉग सुना होगा, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, किधर हूँ, ये वाला डायलॉग आपने सुना होगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है ना, दिस इज योर डिलीरियम। और डिलीरियम में यह है कि फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म यू लॉस कॉन्शियसनेस, मतलब आपको ये नहीं पता होता कि आप कौन हो, कहाँ हो, किधर, आपको टाइम का, वक्त का, जगह का आपको कुछ अंदाजा नहीं होता। उसके अलावा आप जो हो, आप आधी सोई आधी जागी हालत में होते हो। उसके अलावा अदर देन दैट आपको हेलुसिनेशंस भी हो रहे होते हैं, एंड कॉग्निटिव डिसफंक्शन है, इरिटेबिलिटी है। तो ये सारे सिम्टम जो है ये बुक में मेंशन्ड है, लेकिन मेन जो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में बन जाना चाहिए कि डिलीरियम क्या होता है। और आपको पता है कि कुछ टाइम के बाद वो डिलीरियम, मतलब वो बंदा जो है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। डिल्यूजन इज कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग। डिल्यूजन ये होता है कि डिल्यूजन जो है, फॉर पहली बात, डिल्यूजन जो है उसका बीमारी, मतलब कोई फिजिकल प्रॉब्लम के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने आपको कहा है ना, उसको किसी ने मारा या वो कोई गिरा तो अचानक से वो सब कुछ भूल गया, तो वहां पर डिल्यूजन में तो कुछ इस तरह का होता ही नहीं है। डिल्यूजन तो बैठे बैठे मुझे भी हो सकता है, या बैठे बैठे किसी मेरे दोस्त को भी डिल्यूजन हो सकते हैं। तो डिल्यूजन इज समथिंग जो कि दैट इज वे मोर कॉमन, एंड दैट इज वे मोर यूजुअल, और हर दूसरे बंदे को डिल्यूजन हो सकता है। मुझे क्या डिल्यूजन हो सकता है कि फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, मुझे अब मैं अपने बारे में ये सोच रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगला प्राइम मिनिस्टर तो मैं बन सकता हूँ लाजमी। हालांकि आई नो कि आई हैव नो पॉलिटिकल थ्योरी, और आई हैव नो पॉलिटिकल बेस और समथिंग, लेकिन मैं कह रहा हूँ सबको, और मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि यार मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। तो दिस इज कॉल्ड डिल्यूजन। और अगर आपको मोर वो एग्जांपल दूं, तो वो डिलूलूज का बारे में आपको पता होगा कि लाइक यू थिंक कि समवन हैज अ क्रश ऑन यू, लेकिन वाकई में उसको कोई क्रश नहीं होता आप पर, लेकिन आप ये सोच के बैठे हुए होते हो, आप डिलूलूज में होते हो, डिल्यूजन्स में होते हो। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि डिल्यूजन्स क्या होते हैं। और डिलीरियम तो बिल्कुल डिफरेंट थिंग है ना। डिलीरियम में यह है कि आपको कोई, आपके साथ कोई सिचुएशन हुई, कोई कंडीशन हुई, एंड यू टोटली फॉरगेट कि अभी आप कौन हो, किधर हो, कहाँ हो, और आपकी जो मेंटल हालत है, वो कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस हो गई है, और दीज थिंग्स हैपन।
आई होप यू गॉट इट। अच्छा, फिर उसके अलावा जो यूएसएमएलई में जो डिलीरियम आता है वो हॉस्पिटल ओरिएंटेड सिचुएशन में आता है। मैंने जो आपकी सिचुएशन बताई, मैंने तो ये बताई ना कि आपको किसी ने कोई आप कहीं गिरे या फिर आपके सर पे कोई चीज आके बच गई तो आप डिलीरियम हो गया। लेकिन यूएसएमएलई में, या ये तो समझने के लिए था ना, लेकिन एग्जाम में या प्रैक्टिकल सिचुएशन में डिलीरियम कब होता है? जब एक बंदा जो है बहुत अरसे तक हॉस्पिटल में स्टे कर रहा है। जब एक बंदा है वो एक ही जगह पर बैठा हुआ है, साथ ट्रीटमेंट भी करवा रहा है और एक ही एनवायरनमेंट को देख रहा है, तो वो बैठे बैठे मतलब यह है कि उसकी इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है कि इट रिजल्ट्स इन द डिलीरियम वाली सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। और यही वाले सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं। और टिपिकली जो यूएसएमएलई विनियट पे क्वेश्चन आता है वो आता भी इसी सिचुएशन में है कि एक बंदा है, उसकी सर्जरी हुई थी, 7-8 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा है और अभी वो नर्स से वो कह रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, और उसको कुछ समझ नहीं आ रही एंड एवरीथिंग हैपनिंग। तो इस तरह का सिनेरियो जो है वो यूएसएमएलई विनियट पर आपको वो देते हैं। उसके अलावा और सिचुएशंस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉमा है, कोई इन्फेक्शन है, कोई डिजीज हो गई है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कुछ बहुत ज्यादा जो एक्सट्रीमली बीमार लोग होते हैं ना, वो अनकॉन्शियसनेस की स्टेट में चले जाते हैं। मतलब आपने खुद अपनी फैमिली में भी नोटिस किया होगा कि जब कोई बंदा बहुत बीमार होता है, आप उससे पूछ रहे होते हो कि क्या है, समझ आ रही है, कुछ नहीं आ रही, तो वो उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती। मतलब फॉर सर्टेन टाइम वो एक डिलीरियम की स्टेट में चले जाते हैं। तो आई होप यू गॉट द क्रक्स और द पॉइंट कि व्हाट इज डिलीरियम। और you you'll definitely be able to differentiate delirium and dementia। अच्छा, फिर ये जहाँ पर अब ये डिफरेंस लिखा हुआ है आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो कि डिलीरियम जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है और ये रिवर्सिबल हो जाता है। और अदर देन दैट कॉजेज भी जो है यहाँ पर इन्होंने लिखे हुए हैं। और रिसेंट मेमोरी इश्यूज, मतलब इमीडिएटली उसको जो चीजें जो होती हैं वो भूल रही होती हैं। सो दिस इज योर डिलीरियम। थोड़े से इसमें अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जो फर्स्ट एड मेंशन करता है वो ये है कि आप कोई एक्सट्रीम किस्म का ट्रीटमेंट ना करो डिलीरियम में, क्योंकि ऑब्वियसली बंदा खुद ब खुद जब उसकी जो वजह थी, रीजन थी, वो ठीक होगी तो वो ऑटोमेटिकली होशो आवास में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको सर पे कोई ट्रॉमा हुआ था तो आप उसका इलाज करोगे तो कुछ टाइम के बाद उसकी हालत संभल जाएगी एंड ही विल गेट टू नो कि वो कौन है और क्या है, वट एवर। और इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन था, वो बहुत बीमारी की हालत में था, तो उसका अगर आप टेम्परेचर डाउन करोगे, स्टेबल करोगे, तो वो फिर वो अपने होशावास में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है। उसके अलावा उसको प्रॉपर, अगर उसको टाइम और इन चीजों का नहीं पता तो क्लॉक उसके पास रखोगे आप। इट इज इसको आप कहते हो ओरिएंटेशन प्रोटोकॉल्स, कैलेंडर उसके पास रख दो और लाइक स्लीपिंग वेकिंग टाइम जो है उसको बता दो। तो दिस इज व्हाट यू विल डू एज अ ट्रीटमेंट कह लो इसको, या फिर पॉसिबल मैनेजमेंट आप बोल लो। ये आप डिलीरियम में मैनेजमेंट कर रहे होते हो। उसके अलावा अगर उसको बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन हो रहे हैं तो एंटीसाइकोटिक्स आप उसको दे दोगे। और इसमें आप कोई ड्रग्स वगैरह को अवॉइड करते हो, लाइक आप कोई बंदे को ट्रीटमेंट के लिए कोई एक्सट्रीम ड्रग्स आप नहीं देते हो, जैसे बेंजोडाइजेपिन्स रिलैक्स करने के लिए दी जाती हैं, या फिर एंटीकोलिनर्जिक्स हैं, ओपियाइड्स बंदे को रिलैक्स करने के लिए दिए जाते हैं, तो यू अवॉइड दो सॉर्ट ऑफ मेडिसिन। सो दिस इज ऑल अबाउट डिलीरियम। अच्छा, डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया में यू लॉस योर मेमोरी, और ये स्लो लॉस होता है, प्रोग्रेसिव। देयर इज दिस वर्ड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी। लाइक ये है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक वाक्य जो है मनवन याद है, लाइक आई नो एवरी डिटेल ऑफ सम इंसिडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल वो कब हुआ था, उसमें मैंने कौन से कपड़े पहने थे, मैं किधर गया था। लेकिन अब मुझे डिमेंशिया स्टार्ट हो गया तो क्या होगा? 1-2 दिन बाद मुझसे कोई पूछेगा कि अच्छा उसमें क्या हुआ, तो मैं उसको सारी डिटेल बता दूंगा। लेकिन 5-6 महीने के बाद कोई मुझसे पूछेगा तो मुझे बस इतना याद होगा, हाँ वहां पर मैं गया था, मैंने देखा था, लेकिन मुझे नहीं याद मैंने किया क्या था। सो दिस इज द थिंग यू विल सी इन डिमेंशिया। लाइक इट विल बी प्रोग्रेसिव, लाइक स्टेप बाय स्टेप जो होगा वो मेमोरी लॉस होगा आपका। उसके अलावा फिर कॉग्निटिव डिक्लाइन भी होगा। मसलन अब ये जो लोग होंगे फिर इनको साथ साथ पहनने ओढ़ने का सेंस नहीं रहेगा, ये कहीं भी उठ के चले जाएंगे, कुछ भी करने लग जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू विल सी द पेशेंट्स विद डिमेंशिया। और ये ट्रीटेबल भी नहीं है, यू ऑल नो अबाउट दैट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है और प्रोग्रेसिव है। एंड ट्रीटमेंट डिजीजेस आपको पता होगा, अल्जाइमर है, उसके अलावा क्रुड्सफील्ड जैकब है, और वो सारी डिजीज लीवी बॉडी है। तो वो सारा एक न्यूरो में 5-6 डिजीजेस हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल फॉर योर एग्जाम्स। तो ये न्यूरो के साथ एसोसिएट करता है डिमेंशिया वाला प्रॉब्लम।
बाकी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे कि अल्जाइमर में हो तो तब क्या ट्रीटमेंट देना है, पार्किंसन में डिमेंशिया हो रहा है तो तब कौन सा ट्रीटमेंट देना है, लीवी बॉडी का डिमेंशिया है तो तब कौन सा ट्रीटमेंट है, वस्कुलर डिमेंशिया है तो तब कौन सा ट्रीटमेंट है। तो वो न्यूरो में डिटेल में चीज आ जाती है हर डिमेंशिया से रिलेटेड। बाकी साइकेट्री के हद तक आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि आइदर इट इज डिलीरियम, आइदर इट इज डिमेंशिया, और आइदर इट इज समथिंग एल्स। I hope everything is clear till now. If you want more detail on dementia, I can, but I guess it's more than enough for now because we have already a lot of things to cover. So we have to end it in like 10 to 15 minutes, so we don't have enough time for more details. अच्छा, next we have is psychotic disorders. अच्छा, psychotic disorder, psychosis का आपको पता है psychosis क्या होता है? Does anyone know about what the psychosis is? Because उसका पता होगा आपको तो then you will be able to understand psychotic disorder. Okay, I guess psychosis, yes, it's a definition from book, but technically अगर आप psychosis को देखो तो वो इस तरह है कि you are right in a way, लेकिन उसमें यह है कि साइकोसिस में मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। आइदर ये है कि आप अब वो जो डिल्यूजन्स किसी ने बात की थी ना कि डिल्यूजन्स और इसमें क्या डिफरेंस है, तो डिल्यूजन्स इसमें आते हैं, और अगर आप जो अपनी डेफिनेशन पर गौर करो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि डिल्यूजन्स क्यों साइकोसिस में आते हैं। साइकोसिस में आपके डिल्यूजन्स आ सकते हैं, मतलब यह है कि आप एक चीज सोच रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या इल्यूजन्स आ सकते हैं। इल्यूजन्स आप कोई ऐसी चीज देख रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई पेशेंट आके बोल रहा है मैंने रात को अपने मरे हुए बाप को देखा था। अब उसका बाप मरा हुआ है, वो उसको नहीं देख सकता लेकिन वो उसको देख रहा है, तो इट मीन्स के इट इज एन इल्यूजन। सो दिस इज कॉल्ड इल्यूजन। डिल्यूजन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्या होता है। फिर उसके अलावा थर्ड चीज है दैट इज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन ये है कि आप कोई ऐसी चीज देखो जिसपे आपको हकीकत में होने का गुमान हो, लाइक यू रियली बिलीव कि इट इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई साइकेट्रिक पेशेंट देखे होंगे कि वो आप बैठ के खुद से बातें कर रहे होते हैं, और जब आप उनसे पूछते हो क्या कर रहे हो तो वो कहते हैं ये देखो ये मेरा दोस्त बैठा हुआ है मैं उससे बातें कर रहा हूँ। तो दिस इज हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन जो है वो बंदा रियलिटी देख रहा होता है कि वाकई में रियल में एक बंदा एग्जिस्ट कर रहा है, एंड मतलब it's very real to them, it do exist for them. So this is called hallucination. अब hallucination डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। विजुअल hallucination हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनके पास वो आपको पेशेंट ये कह रहा है कि मेरा दोस्त मेरे साथ खेलता है और ही ईट्स एंड ड्रिंक्स विद मी एंड एवरीथिंग, तो उसको विजुअल hallucinations हो रही हैं। एक बंदा है वो आपको कहता है कि मुझे डेली जो है मेरा मरा हुआ दोस्त जो है वो आवाजें देता है, मेरे साथ बातें करता है, मुझे नजर नहीं आता लेकिन मेरे साथ बातें करता है और मैं उसका रिप्लाई करता हूँ एंड एवरीथिंग। तो दैट इज योर ऑडिटरी हेलुसिनेशन। फिर है यस, ऑडिटरी। फिर है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। आपने देखा होगा कुछ पेशेंट्स होते हैं वो आकर कहते हैं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे जिस्म में कोई ऊपर कोई चीज रेंग रही है, या मेरे जिस्म के ऊपर कोई सांप है, या एनीथिंग लाइक दैट। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दीज थिंग्स। तो ये जो है ये टेक्टाइल हेलुसिनेशन होती है। या कुछ कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर चींटियां घूम रही हैं, और ये जो है ना चींटियां वाला, लाइक फोमाइट्स और ये एंड्स वाला, ये आपकी एक ड्रग है, उसके अब्यूज के में भी ये वाला सिम्टम आपका अपीयर होता है। ये एंड्स वाला टेक्टाइल हेलुसिनेशन जो होती है आपकी। उसके अलावा ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल बंदा कहेगा कि मुझे यहाँ से इस परफ्यूम की स्मेल आ रही है हालांकि वहां पे कोई स्मेल ना हो। सो दिस इज देयर। गस्टेटरी हेलुसिनेशन, मतलब आपको किसी चीज का टेस्ट आ रहा है, लेकिन खैर दिस इज नॉट वेरी मच प्रीवेलेंट और इतना ज्यादा इसका कोई वो नहीं है। तो दिस इज साइकोसिस, और ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है? साइकोटिक डिसऑर्डर में क्या होगा कि आपके पास पेशेंट होगा विनियट में, एंड दे विल टेल यू कि दिस इज द पेशेंट, और उसको किसी भी किस्म का वो हेलुसिनेशन बता देंगे। चाहे वो डिस्क्राइब करेंगे कि ये आवाजें सुन रहा है, चाहे वो डिस्क्राइब करेंगे किसी से बातें कर रहा है, या किसी भी किस्म का हेलुसिनेशन या फिर डिल्यूजन या इल्यूजन आपको बता दें, और साथ में कोई और प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल डिप्रेसिव सिम्टम्स बता दें कि ये बंदा, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि इसका वेट लॉस हो रहा है, इसको डिप्रेशन हो रहा है। Do all three hallucination? No, 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 it's not necessary. It's not necessary. A single thing could lead towards the psychotic disorder. सारों का होना necessary नहीं है, कोई भी एक चीज हो सकती है। तो that is what you will call a psychotic disorder.
ये तो सिर्फ मैंने बताया कि ये चीज भी पॉसिबल है, ये चीज भी पॉसिबल है, ये चीज भी है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि तीनों चीजें हो। सो अब आपके पास विनियट है, क्वेश्चन है, उसमें इस तरह की सिचुएशन बताई है उन्होंने, और साथ में उन्होंने टाइम लाइन दे दी है कि ये बंदा जो है ये इसको ये वाले हेलुसिनेशन हो रहे हैं और पिछले 2 हफ्तों से हो रहे हैं। अब ऑप्शंस में उन्होंने दिया हुआ है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया। आप किसको चूज करोगे? ऑब्वियसली आप ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर को चूज करोगे। क्यों? बिकॉज इसकी टाइमलाइन जो है लेस देन 1 मंथ है। अब यही वाली सारी सिचुएशन जो है वो 1 महीने से ज्यादा हो रही है और 6 महीने से कम हो रही है, तो देन यू विल कॉल इट स्किज़ोफ्रेनिफॉर्म डिसऑर्डर। और अब यही वाली सिचुएशन जो है 6 महीने से ज्यादा हो रही है, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि पिछले 8 महीने से इसको प्रॉब्लम है, पिछले 7 महीने से प्रॉब्लम है और अभी भी है, तो इट मीन्स के इट इज स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये टाइम फ्रेम की बेस पर डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं जो आपके ऑप्शंस में आते हैं। तो you have to see the timeline and decide which sort of a disorder it is. Either it is brief psychotic, it is schizophreniform, or it is schizophrenia. I hope you got this. बाकी इसमें और बहुत सारे टेक्निकल चीजें आ जाती हैं कि हेलुसिनेशन या साइकोसिस के साथ और क्या क्या होगा, तो और सिम्टम्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव एनिडोनिया है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच है, या और छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन मेन अगर साइकोसिस वहां पर प्रेजेंट है और टाइमलाइन आपको पता है और ये वाले ऑप्शंस है, देन यू कैन सिलेक्ट के विच सॉर्ट ऑफ अ डिसऑर्डर इट इज। बाकी अगर आप यूएल के क्वेश्चन करोगे तो उसमें थोड़ी सी और टेक्निकलिटी भी आती है, लेकिन वो वेरी स्पेसिफिक टू द सिचुएशन एंड कंडीशन होती है। वो मतलब मैं जनरलाइज्ड वे में आपको नहीं बता सकता कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव इज डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। डिप्रेशन लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था और इसके सिम्टम्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे कि डिप्रेशन में कौन कौन से सीगी गैप्स, डाइसिस गैप्स और सीगी गैप्स वाले सिम्टम्स होते हैं। वेट लॉस है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, उसके अलावा यू हैव डिप्रेसिव मूड है, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा, और ये सारे सिम्टम्स, लॉस ऑफ एपेटाइट है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये वाले सारे जो चीजें थी ये डिप्रेशन में थी। लेकिन आगे फिर डिप्रेशन की भी डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं, जो हमने लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप्स for depression itself. So very first one is major depressive disorder, और major depressive disorder में ये है कि it should be more than 2 weeks. लाइक ये डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आपके पास प्रेजेंट हैं और मोर देन 2 वीक्स आपके पास ये सिम्टम्स प्रेजेंट है और कोई खास डायग्नोसिस नहीं बन रहा, तो देन दिस इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। देन यू हैव इज परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। नाम से पता चल रहा है कि जो परसिस्टेंट रहे, काफी लंबे अरसे तक रहे, तो इट शुड बी मोर देन 2 years। लाइक अगर 2 साल तक यही वाले सिम्टम्स हैं तो देन इट इज कॉल्ड परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। बाइपोलर डिप्रेशन क्या है? इसमें यह है कि आपके पास डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में ये चीज भी छोड़ देंगे कि यार इसको कुछ मेनिक सिम्टम्स भी थे कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो तब आपका जो है माइंड जो होगा वो बाइपोलर डिप्रेशन की तरफ जाएगा। मतलब इट इज बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर, लेकिन डिप्रेशन का जो है टाइमलाइन ज्यादा है या फिर टाइमलाइन ज्यादा नियरर है, तो देन यू विल क्लासिफाई इट एज बाइपोलर डिप्रेशन डिसऑर्डर। बाकी यह है कि बाइपोलर इटसेल्फ भी हो सकता है और बाइपोलर डिप्रेशन का ऑप्शन भी हो सकता है। दैट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन द सिचुएशन कि कौन सी सिचुएशन आई है। अगर वहां पर फॉर एग्जाम्पल जो डिप्रेशन है उसको ज्यादा फोकस करके उन्होंने दिया हुआ है, लाइक डिप्रेसिव सिम्टम्स ज्यादा है, तो यू विल फोकस ऑन बाइपोलर डिप्रेशन। लेकिन अगर डिप्रेशन के सिम्टम्स सिर्फ 1 वीक के हैं, 2 वीक के हैं और मेनिक सिम्टम्स बहुत ज्यादा हैं, तो देन यू विल कॉल इट एज अ बाइपोलर डिसऑर्डर। सो आई होप यू गॉट दिस कि बाइपोलर डिप्रेशन और बाइपोलर अलोन में क्या डिफरेंस है। एंड बाकी ये है कि फिर ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और वंस यू सॉल्व क्वेश्चंस तो तब आप इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकोगे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। खैर मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतना वो इस तरह नहीं देते कि आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे बाइपोलर और डिप्रेशन और बाइपोलर में, बट इफ इन केस इट कम्स तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन के कौन सा आंसर ज्यादा प्रिसाइज है वहां पर। फिर है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अच्छा, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं यार जो ऑटम का सीजन होता है उसमें हम लोग बहुत उदास हो जाते हैं, तो और कुछ लोग कहते हैं कि सर्दियों का सीजन हम लोगों को बहुत डिप्रेस कर देता है, बहुत उदास हो जाते हैं। या आपने सुना होगा कि सर्दियों के सीजन में कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हमारा कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा, और एक तरह से लेजी हो गए, और बहुत मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया और वो डिप्रेसिव मूड में चले गए। तो एक तो ये नॉर्मली होता है ना, हर थोड़ी बहुत हर बंदे में होता है, लेकिन जब वो एक्सट्रीम लेवल पर चला जाए और एक सर्टेन टाइम लाइन है, लाइक इसके लिए टाइम लाइन जो इन्होंने दी हुई है दैट इज मोर देन 2 consecutive years। लाइक 2 साल
तक हमें हर बार इस तरह हो रहा है। लाइक एक साल सर्दियां आई तो तब भी आपके साथ यही सिचुएशन हो रही, अगले साल आई फिर भी यही सिचुएशन हो रही, फिर अगले साल आई फिर भी यही सिचुएशन हो रही है, और मतलब ऑल द सीजन चल रही है, और ये सिम्टम जो है आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट करना स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब अब लॉस ऑफ इंटरेस्ट है तो आप फिर इन दिनों आप पूरी सर्दियों में कॉलेज नहीं जाओगे, आप कुछ पढ़ोगे नहीं, आप कोई काम नहीं करोगे, तो दिस देन यू विल डायग्नोज सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। फिर उसके बाद वी हैव पेरीनेटल और पोस्टमार्टम पार्टम डिप्रेशन। इसको पोस्टमार्टम ब्लूज भी बोलते हैं। और अगर आपने कोई सीरीज वगैरह देखी हो या कोई इस तरह का अगर कोई आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हो, तो यू माइट हैव सीन पोस्टमार्टम फीमेल्स कहती हैं कि मुझे अपने बच्चे से नफरत हो गई है, आई हेट माई चाइल्ड, या वो कहती हैं कि इसकी वजह से मेरा बॉडी फिगर खराब हो गया, या एनीथिंग लाइक दैट। सो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके पोस्टमार्टम पार्टम ब्लूज में या डिप्रेसिव डिसऑर्डर में आ जाती हैं। या एक और सिचुएशन आ जाती है कि जो टिपिकली यूएसएमएलई के क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह के, आफ्टर बर्थ मदर आपके पास आएगी एक दो हफ्ते के बाद रोती हुई कि, और वो ये इस तरह बोल रही होगी कि मुझे डर है कि मैं अपने बच्चे को संभाल नहीं सकूंगी, और आई थिंक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं हूँ, और मुझे अच्छा नहीं फील होता अपने बच्चे की केयर करने से, या इसके रोने से मुझे बहुत इरिटेशन होती है, इस तरह की सिचुएशन को इस तरह। तो ऑल दीज थिंग्स विल एसोसिएट विद पेरीनेटल पोस्टमार्टम डिप्रेशन, और दिस इज वेरी कॉमन। और अगर सोशली इसके बारे में बात करें तो वी नीड टू रेज अवेयरनेस ऑन द इशू एंड ऑन द टॉपिक। इट इज वेरी कॉमन, इट इज वेरी यूजुअल, एंड इट इज अ साइकेट्रिक कंडीशन एंड वी हैव टू डील विद इट। सो दिस इज योर पोस्टमार्टम डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और इसके लिए भी जरूरी है कि लाइक विद इन 1 month ऑफ डिलीवरी ये वाले सिम्टम्स अपीयर हो। इस तरह नहीं है कि 6 महीने के बाद एक माँ आ रही है और कह रही है मेरा बच्चा मुझे तंग कर रहा है, और आप कहो कि इसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। नो, इट शुड बी इन द रेंज ऑफ 1 month आफ्टर बर्थ। लाइक फर्स्ट 4 weeks में अगर ये वाले सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं तो देन इट इज पेरीपार्टम perinatal or postpartum depression. Then we have is premenstrual dysphoric disorder, and this is very technical, very much technical. एक तो होता है menstrual पीरियड के दौरान मूड स्विंग्स, दैट इज नॉर्मल, दैट इज फिजियोलॉजिकल, वो हार्मोनल अप एंड डाउन की वजह से होता है। बट प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो होता है वो मेंस्ट्रुएशन से 1 week पहले होता है। लाइक देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, देयर इज नथिंग, और इसीलिए इसको साइकेट्रिक कहते हैं। अगर ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान होता तो तब तो ये हार्मोनल होता ना, बट इट इज बिफोर द मेंस्ट्रुएशन। This disorder is called premenstrual dysphoric disorder. I hope you got the difference between the menstrual mood swings and premenstrual dysphoric disorder. Next we have, I hope you are clear till now. एंड इफ इन केस द मीटिंग एंड्स, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, बिकॉज इट्स और लास्ट टॉपिक, तो फिर इसको हम नेक्स्ट जो भी चीज कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे। विल नॉट क्रिएट अनदर लिंक फॉर दिस टॉपिक। तो जहां तक चलता है इसको चलाते हैं, एंड आई होप कि लेक्चर खत्म होने तक ये खत्म हो जाएगा। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स आर वेरी टेक्निकल, वेरी इंपॉर्टेंट, दे डू कम ऑन एग्जाम्स एंड यू हैव टू रियली आइडेंटिफाई देम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईटिंग डिसऑर्डर्स में आपको बीएमआई के बारे में पता होना चाहिए। कैन समवन टेल मी व्हाट इज द नॉर्मल बीएमआई? यू हैव टू रिमेंबर द नॉर्मल बीएमआई। एंड इफ समवन इज नॉट टेलिंग तो मैं बस कहीं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। इट्स बिटवीन 18.5 to 25। और कैलकुलेट आप कैसे करते हो? वेट ओवर हाइट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल मेरा वेट अगर 67 है और हाइट मेरी जो है वो 5'8" है, तो अब मैं उसको आपको हाइट जो होगी वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटीमीटर्स में होती है या मीटर्स में होती है, तो सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके उसको मैं स्क्वायर करूंगा, और 67 ओवर 5.8 इंटू 5.8, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो बीएमआई जो है मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स बीएमआई दिया हुआ होता है, बट एमबॉस के सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बीएमआई आपको खुद कैलकुलेट करना होता है। तो इफ यू नो तो दैट्स अ प्लस, इफ यू डोंट तो तब भी काम चल जाता है। बट बीएमआई नॉर्मल जो है 18.5 से टू 25 kgs per meter square होता है। अच्छा, फर्स्ट वी हैव इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया में क्या होता है कि आपका बीएमआई कम होता है। लाइक दिस ईटिंग डिसऑर्डर जिसमें आपका बीएमआई कम होगा। अगर आपको बीएमआई कम नजर आ रहा है तो यू विल गेट टू नो कि इट्स योर एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है कि द पर्सन विल थिंक
कि ही और शी कह लें, बिकॉज फीमेल्स में ये मोर कॉमन होते हैं ये वाले डिसऑर्डर्स। शी इज ईटिंग अ लॉट और उसका पेट जो है बहुत बड़ा है, हालांकि वो बहुत पतली होगी और अपने एक्चुअल वेट से बहुत कम होगी, लाइक जो उसका हेल्दी वेट है उससे वो बहुत कम होगी, बट शी विल फील लाइक कि शी इज ओवरवेट। सो दिस इज योर एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है कि बिंज ईटिंग आप इसमें कर रहे होते हो। अच्छा, एनोरेक्सिया जो है उसमें फिर दो टाइप्स आ जाती हैं। एक तो वो फील कर रही होगी कि वो बहुत मोटी है, अब वो अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि मैं मोटी ना हूं, तो वो दो तरीके इस्तेमाल करेगी। एक, पहले तो वो खाएगी नहीं, सिरे से कुछ भी नहीं खाएगी, और इसी वजह से इन लोगों को हाइपोग्लाइसीमिक अटैक्स भी आ रहे होते हैं और फेंट भी हो रहे होते हैं। ये वाली सिचुएशन होगी। दूसरा ये होगा, अगर उसने कुछ खा लिया है तो वो खा के पर्ज आउट करेगी, लाइक पर्जिंग बिहेवियर करेगी। पर्जिंग बिहेवियर क्या होता है? वॉमिट करके उसको निकालने की कोशिश करेगी, या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके उसको निकालने की कोशिश करेगी, या फिर बहुत ज्यादा फिजिकल वर्कआउट करेगी। तो दिस विल बी हर कोपिंग स्ट्रेटेजी कि वो अपना जो है जो उसने खाया उसको निकाले, और बीएमआई उसका जो होगा कम होगा, लाइक उसकी बॉडी नीड से कम होगा। और इन लोगों में फिर डेफिशिएंसी भी होगी, विटामिन डेफिशिएंसी है, मिनरल डेफिशिएंसी है, तो ये सारी फिर आगे टेक्निकल चीजें आ जाती हैं। फिर बुलिमिया नर्वोसा में ये है कि बॉडी वेट नॉर्मल होगा, लाइक कोई वेट का मसला, वेट जो होगा वो नॉर्मल रेंज में लाइक कर रहा होगा। लेकिन ये लोग जो होंगे खाएंगे बहुत ज्यादा, खाएंगे बहुत ज्यादा, और फिर खाने के बाद इनको रिग्रेट बहुत ज्यादा होगा। दे विल फील रिग्रेट अबाउट आफ्टर ईटिंग। और फिर अब जब रिग्रेट हो रहा है तो फिर इसके लिए कुछ करेंगे भी, और करेंगे क्या? पर्चिंग बिहेवियर शो करेंगे, लाइक लेक्सेटिव्स खाएंगे जिसकी वजह से लूज मोशन के थ्रू जितना भी खाया वो बाहर निकल जाए। उसके अलावा वॉमिट करेंगे, खुद मुंह में हाथ डाल के वॉमिट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप फर्स्ट एड में आपको एक चीज लिखी हुई मिलेगी, दैट इज रुसेल साइन। रुसेल साइन क्या होता है कि जो आपके हैंड क्लॉज है ना, वो वॉमिट करने की, मतलब वॉमिट करने के लिए जब आप मुंह में हाथ डालते हो ना, तो आपके दांतों के साथ आपके जो हैंड नकल्स होते हैं वो बार बार लगते हैं, क्योंकि आपने फुल हाथ मुंह के अंदर डाला ताकि आप वॉमिट कर सको। और ये जो काम आप जब बार बार करोगे, रेगुलर इंटरवल्स पे करोगे, तो जो आप हाथ मुंह में डालोगे तो जो आपके नकल्स होंगे वो आपके दांतों के साथ लगेंगे, और वो हो जाएंगे, उन पे स्पॉट्स मतलब छिल जाएंगे एक तरह से। तो दिस साइन इज कॉल्ड रसेल साइन। और मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि इंग्लैंड की एक रॉयल पैलेस की एक फीमेल है, उसके भी नकल साइंस थे, एंड ब्रिटिश मीडिया रिपोर्टेड कि शी आल्सो हैज बुलिमिया नर्वोसा जस्ट आफ्टर सीइंग नकल्स ऑफ हर हैंड बीइंग टॉर्न, या जो रसेल साइन उसका उन्होंने देखा, एंड दे वर गेसिंग के इसको भी बुलिमिया नर्वोसा है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोगों ने इसकी पिक्चर देखनी है तो जस्ट गूगल व्हाट द रसेल साइन इज एंड यू विल गेट टू नो व्हाट इट इज। फिर बुलिमिया नर्वोसा में ये है कि मैंने आपको बता दिया कि वेट नॉर्मल होगा, इससे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके अलावा जब आप वॉमिट करके निकालोगे चीजों को या लेक्सेटिव से, तो ऑब्वियसली जो मिनरल्स होंगे, विटामिन होंगे, वो भी लॉस होंगे बॉडी से, और उसकी वजह से जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी भी होगी। और ये वाले इनके भी कोई सिम्टम्स जो होंगे वो विनियट में आपको दे देंगे। वो इस तरह बोल देंगे कि एक फीमेल है और वेट उसका वो नॉर्मल दे देंगे बीएमआई, और कहेंगे कि वो खा रही है और वो फिर वॉमिट कर रही है। मतलब इतना ऑब्वियस क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन साथ में वो ये भी कहेंगे कि उसको हाइपोकैलीमिया है, या उसको विटामिन डी डिफिशियंसी है, या इस तरह की चीजें हैं। तो आपको जो है थोड़ा बहुत इस चीज के बारे में फिर सोचना है कि इट कैन बी योर दिस सॉर्ट ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। अच्छा, फिर उसके बाद आई गेस इसका ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में लेट मी टेल एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने ये नोट करके रखा हुआ था। यस। अच्छा, इसमें आप बुप्रोपियोन जो है, इट इज एन एंटी डिप्रेसेंट, इसको अवॉइड करते हो, और उसकी रीजन ये है अवॉइड करने की, बिकॉज इट कैन कॉज सीवियर्स, और ये लोग ऑलरेडी वल्नरेबल होते हैं बिकॉज इनमें मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स इनडेफिशिएंट होते हैं। तो यू डू अवॉइड बुप्रोपियोन इन दीज पेशेंट्स, और ये बहुत क्लासिकल एमसीक्यू है जो आता है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। और उसके अलावा जो है एनेमल एरोजन आपको देखने को मिलेगा। एनेमल एरोजन क्या है? जो आपके दांत के ऊपर एनेमल की लेयर है ना, वो इरोड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा खाओगे और फिर उसके बाद उसको वॉमिट करने की कोशिश करोगे, तो लाइक कांस्टेंट वॉमिटिंग, और उसकी वजह से जो आपके दांत जो है वो थोड़ी थोड़े खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे, एक तरह से, मतलब क्रोनिक के लिए जब ये सिचुएशन होगी तो इट विल रिजल्ट इन योर एनेमल एरोजन। और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, रुसेल साइन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। और इसको डायग्नोज करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट कि यू हैव दिस सिम्टम्स हैपनिंग फॉर लाइक मोर देन 3 months।
लाइक 3 मंथ्स का टाइमलाइन जो है इसमें है। फिर उसके बाद लास्ट वन इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर ये है कि बस आप खाते जा रहे हो, बहुत ज्यादा खाते जा रहे हो, एक्सट्रीम, और ना आपको अपने मोटापे की फिक्र है ना किसी और चीज की फिक्र है, बस आप खा रहे हो। बुलिमिया में तो ये था ना कि आप बहुत ज्यादा खा रहे हो लेकिन फिर आप उसको निकाल भी रहे हो और आपको अपने मोटा होने की फिक्र भी है। लेकिन बिंज में क्या है कि बस आप खाते जा रहे हो। आपने वो स्टोरीज देखी होंगी, वो डिस्कवरी पर या उस पर, वो जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैट पीपल थे तो वो उनका बता रहे होते थे, डॉक्यूमेंट्रीज बता रहे होते थे, तो वो लोग बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार होते हैं कि वो बस खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। और इन लोगों में डायबिटीज का रिस्क ज्यादा होता है। अब ये थोड़ा सा पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो कि मैं आई वांट टू डिस्कस। डायबिटीज क्यों, रिस्क क्यों होता है इनमें? इस तरह है कि जब आप खाते हो खाना ना, तो ऑब्वियसली आपकी पेनक्रियाज एंजाइम्स रिलीज करती हैं और वो एंजाइम्स आपकी फूड डाइजेशन करती हैं। बट इफ यू आर ईटिंग ऑल द टाइम और आप हर वक्त खा रहे हो और कोई आपका खाने का टाइम नहीं है, हर 10-10 मिनट के बाद खा रहे हो, तो आपकी पेनक्रियाज बार बार एंजाइम्स बना रही है, बार बार काम कर रही है, तो वो एक इम्बैलेंस आ जाता है पेनक्रियाज के काम करने में या फंक्शनिंग में। तो दैट इन द लॉन्ग रन विल रिजल्ट इन डायबिटीज और डैमेज टू द पेनक्रियाज, जिसकी वजह से डायबिटीज का रिस्क इन लोगों में ज्यादा होता है। तो दैट इज द रीजन के डायबिटीज का रिस्क इनमें ज्यादा होता है। दिस इज अ वेरी टेक्निकल थिंग जो कि आई गेस मैंने कहीं पढ़ी थी, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस। और उसके अलावा ट्रीटमेंट क्या है इसका? साइकोथेरेपी आप इन लोगों की करोगे, और उसके अलावा SSRIs जो हैं वो यूज करोगे। SSRIs मैंने आपको कहा है हर दूसरे साइकेट्रिक डिसऑर्डर में यूज हो रहे होते हैं। सो आई होप यू गॉट व्हाट इज बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। फिर इसमें एक पीका के बारे में लिखा हुआ है, या पीका के बारे में आप इस तरह समझ लो। आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो चौक खा रहे होते हैं, या कुछ लोगों को मट्टी खाने की आदत होती है, कुछ लोगों को आइस खाने की आदत होती है, ठीक है? तो ये जो सारी चीजें होती है ना, ये दिस, एक तो ये साइकेट्रिक कंडीशन को भी इंडिकेट करती हैं, दूसरा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को भी इंडिकेट करती हैं। अगर आपने हिमोनकोलॉजी पढ़ी है तो उसमें पीका एज अ सिम्टम लिखा हुआ होता है। तो पीका इज द बिहेवियर ऑफ ईटिंग एनीथिंग दैट इज नॉन एडिबल, चाहे वो कोई भी चीज हो, दैट दिस इज कॉल्ड पीका। और इसके लिए आप वही साइकोथेरेपी करते हो, और यू जो जिस चीज की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने की कोशिश करते हो। सो हेयर इट एंड्स। ईटिंग डिसऑर्डर भी हमारे खत्म होते हैं, और ये आज की हमारी आखिरी स्लाइड थी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेफ्ट और एनीथिंग टू आस्क, यू कैन आस्क नाउ। वी हैव 3 मिनट्स, और फिर उसके बाद द मीटिंग विल एंड, या बल्कि मीटिंग एंड होने वाली है, आई एम नॉट श्योर। बट इफ यू हैव सम क्वेश्चन यू कैन आस्क। I hope no one got any question, right? Okay, how much time will it take more to finish psychiatry? I guess most of the psychiatric problems and things we have discussed. For now, we are remaining with phobias and those sort of abusive things. But I would not suggest you to do them in the very start. Like if you are in the very start of your USMLE preparation, तो उनको मैं कहूँगा, सजेस्ट करूंगा कि आखिर में करें, बिकॉज वो बहुत इस तरह की चीजें हैं कि जो बहुत जल्दी भूल जाती हैं। बेशक आप उनका लेक्चर ले लो, अच्छे से कर लो, बट दे विल यू विल फॉरगेट देम वेरी क्विक। सो माय सजेशन वुड बी कि जो ड्रग ऑफ अब्यूज हैं उनको सुपरफिशियली एक दफा देख लें, बाकी जो डिटेल में करना है या याद करना है तो वो बेशक आप थोड़े टाइम के बाद करें, रादर इनिशियली फोकस ऑन द अदर सिस्टम्स एंड सब्जेक्ट्स। That's my suggestion. बाकी still if you guys want कि we do need a session on that, on those, तो हम उन पर भी सेशन कर लेंगे। बट इफ यू डू तो साइकेट्री बस एक और सेशन है जिसमें हम लोग सारे ड्रग ऑफ अब्यूज और उनके फिर विड्रॉल्स पढ़ेंगे, और थोड़ी सी हमारी वो है फार्माकोलॉजी, एंड विल एंड इट डेफिनेटली। सो या, ओके, ऑल राइट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड या, अल्लाह हाफिज।